तो जी न्यूज से खास बातचीत में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के विशेष सत्र से लेकर तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी की रैली समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं कश्मीर में चल रही आतंकी घटनाओं पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि सरकार बताए भारत और पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है, आतंकी घटनाओं के बीच मैच कैसे खेल सकते हैं। पीएम भारत पाक का क्या वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने के लिए जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल पूछे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से मुकाबले क्यों खेले जा रहे हैं और क्या वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होगा उसको देखने के लिए पीएम जाएंगे। ऐसे हालात में मैच कैसे खेले जा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और अब आपको दिखाते हैं ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। और ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहां बुलाई जा रही है, कल 6 गारंटी दी जाएगी जनता के बीच में। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो खोई हुई जमीन है उसको वापस ले सकती है क्या? वो भारत में कहीं पर भी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मीटिंग कर सकती है, तो उसमें किसी पर रोक नहीं है। अब जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, और हमारी पार्टी का मानना यह है कि यहाँ पर पिछले 9.5 साल से जब तेलंगाना बना उस वक्त से अब तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, और हाईएस्ट सबसे बड़ा जीडीपी अगर किसी का है किसी भारत में या इंडिया में तो तेलंगाना में है। हमको उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के कैंडिडेट्स को एमएलए भी बनाएगी और दोबारा के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर उनको खिदमत करने के लिए उनको वज़ीर आला या मुख्यमंत्री बनाएगी। अब कांग्रेस है यहाँ पर, कांग्रेस बोल रही है, मगर बहुत से जगहों पर वो बहुत कमज़ोर हैं। वैसे साहब, चूँकि गारंटी स्कीम उनकी सक्सेसफुल रही है, कर्नाटक में उन्होंने दिया, इसके अलावा हिमाचल में किया, अभी मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया है, यहाँ भी क्या? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि गारंटी स्कीम यहाँ कुछ असर नहीं करने वाला है? अब देखिए, जो किसानों का जो लोन माफ़ी है या किसानों की जो स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, वो पहले तेलंगाना ने शुरू किया था यहाँ पर। तो ये जो काम आप हो चुका है और हो रहा है ज़मीन के ऊपर सक्सेसफुली, तो आप बोल रहे हैं तो लोग तो बोले मुझे मिल रहा है ना, मुझे तो हो चुका है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो अब ये मैं रोक तो नहीं सकता किसी को, बोले वो, मगर जब लोगों को मिल रहा है, लोग देख रहे हैं और स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, और जितने हैदराबाद के अतराफ़ में चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़ॉन हो, फेसबुक हो, उनका अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा करके ऑफिस है तो यहाँ पर हैदराबाद में है। तो ये चीज़ें भी तो सामने है लोग जनता के। उनका कहना है कि जो माहौल बनाया है वो राहुल गांधी ने बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हैदराबाद और इधर आसपास से गुजरी है, उसके बाद यहाँ एकदम माहौल बदल गया और कांग्रेस, राहुल गांधी ने मतलब पूरे कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है। नहीं भैया, जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी में एक ही आदमी माहौल बना सकता है ना, दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता है, तो वो उनको मुबारक हो। अब तेलंगाना में केसीआर ने जो डेवलपमेंट करवाया अपनी लीडरशिप में, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, बड़े बड़े काम उन्होंने करवा दिया। आप करके दिखाइए ना भाई, आपकी मोहब्बत इतनी है मुसलमानों की, ये तो हो चुका है। कई मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते कि हम वो भड़काऊ भाषण देते। अरे भाई, ये काम हम करवा रहे हैं। 80-90 हज़ार अगर मुस्लिम बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं, तो आप बताइए, जहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपने किया क्या? बताइए हमको। आप नहीं कर सकते। उसके बरक्स जब कांग्रेस की यहां पर सरकार थी, यहां पर कम्युनल राइट्स होते थे। 2004 से 2012 तक हम तो यूपीए का साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सपोर्ट करे। हम क्यों छोड़े 2012 में? इसलिए कि किरण कुमार रेड्डी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हैदराबाद में रोज़ रात में जहाँ पर मैरिज हॉल्स होते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, चाकू मारते थे उन लोगों को। कम्युनल राइट होता था।
अब वो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आज भी बहुत ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्रूव करने की, मगर एक कम्युनल राइट का सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर एक पीसफुल स्टेट में हो, यहाँ पर एक अमन है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर से उस तरह के राइट्स के सिचुएशन नहीं, आएंगे? हम आप देखिए, हम आपको सकता है। नहीं, माजी में जो उनकी सरकार थी, ये सब चीज़ें तो हुई है ना, इसको कौन को रोक सकता है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड है, और हम टीआरएस में हमारा कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है हमारा, मगर जो 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 सच्चाई है उसको तो आपको बयान करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन करप्शन का मामला तो है ना सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि करप्ट पार्टी है बीआरएस, उधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं आरोप बड़े बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, उस पर क्या करेंगे आप? यानी प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा नीचे नहीं देखते, आप सिर्फ सामने लोगों को नजर आते, आप दिखता है करप्शन। आप बोले तो इल्जाम किस लग रहा है, प्रूफ कहाँ हो रहा है? वैसे साहब, कल खास दिन है हैदराबाद के लिए, आप भी रैली निकालने वाले हैं, कांग्रेस की भी रैली है, अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या माना जाए हैदराबाद में सबका फोकस है इस बार? हैदराबाद में क्या लग रहा है कि खिचड़ी भी हो सकता है क्या? कुछ सरकार क्लियर कट ना हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है? नहीं, हमको तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। टीआरएस के बाज जो कैंडिडेट्स हैं थोड़े बहुत, उनके खिलाफ एंड इनकम्बेंसी है। सरकार के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर उतना नहीं, हम जो दिख रहा है उनके थोड़े कैंडिडेट्स के ऊपर है। अभी कांग्रेस के नाम आने दीजिए, बीजेपी के नाम आना बाकी है। और हमारा ये जो 17 सितंबर का जो प्रोग्राम है हमारा, तो ये तो ईयरली प्रोग्राम है हमारा, इसको तो हम करेंगे। इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी पार्टी का प्रोग्राम है, तो हम तो अपना प्रोग्राम करेंगे और 5-10 साल भी करेंगे और करते रहेंगे। तो इससे और अच्छा है भाई, जमहूरियत है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, आप अपना अपना प्रोग्राम करिए, अपना प्रोग्राम करेंगे, क्या है उसमें गलत क्या है? वैसे साहब, चूंकि देश भर में चर्चा है कि जो विशेष सत्र होने वाला है संसद का, उसमें क्या होगा? तो आप भी जाएंगे, उस सत्र में हिस्सा लेंगे, क्या कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है? नहीं, हम कयास क्यों लगाए? जब एजेंडा आ चुका है तो एजेंडा वो बिल्स हैं और डिस्कशन है 75 साल की पार्लियामेंट के ऊपर। अब सरकार अगर अचानक कोई चीज़ लाना चाहती है और स्पीकर साहब उसकी इजाज़त दे देते हैं, तो तब उसी दिन पता चलेगा। जैसे 370 का उन्होंने ला लिया, हो सकता नहीं मालूम, जैसे आईपीसी के अमेंडमेंट को उन्होंने चेंज किया, उसी दिन एडिशनल एजेंडा आ गया। तो अगर स्पीकर साहब इजाज़त देते हैं तो वो भी आ जाएगा, क्या आएगा हमको नहीं मालूम। अब ख्यास करना तो गलत है। अब ये हम तो जा रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर बेहतर ये है कि हर चीज़ पहले से मालूम हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को, ताकि हम प्रिपेयर होकर आ सकें। अब उसी दिन लाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें बताइए? इतना जल्दबाजी में हम तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ना कुछ सही तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मगर नहीं मालूम, वो तो स्पीकर साहब का इख्तियार है, और सरकार अगर लाना चाहती है तो लाएगी। देखेंगे 5 दिन में मालूम हो जाएगा सब, क्योंकि लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, तो वो 5 दिन में पता चल जाएगा। वैसे आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और वहाँ अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, सरकार बार बार दावा करती है कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है देश भर से, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनवरी में भी जो हमला हुआ था जिसमें हमारे सिपाहियों की मौत हुई, बहादुर सिपाहियों की, आपने बीजेपी सरकार ने उन असल आतंकवादियों को नहीं पकड़ा। जिन्होंने उनको शेल्टर किया था उनको आपने पकड़ा, जो मारने वालों को नहीं पकड़ा। ये जम्मू राजौरी में ये असल एपिसेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, और ये सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद ये टेररिस्ट हमारे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, कर्नल को, मेजर को मारे हैं। मैं इसका कंडेम करता हूँ, वीडियो बनाते, देखो हमने ऐसा किया। तो वो आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार की सरासर नाकामी है। और अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इसका नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए उन लोगों को। अब मैं आपको ये क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया, और एक डीएसपी मर गया श्रीनगर का। आप अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पूछती नहीं थी बीजेपी। आप और ऊपर से आप मैच खेल रहे हैं अहमदाबाद में, तो क्या प्रधानमंत्री जाकर देखेंगे क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप मैच? वो
मैच रद्द होना चाहिए आपका कहना? नहीं, मैच क्यों, आप बताइए ना भाई। अगर आप गलवान में, पूंछ में अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2021 में 9 लोग मारे गए, राजौरी में अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 2023 में 3 लोग मारे गए हैं, हम क्रिकेट मैच कैसा खेलेंगे? क्रिकेट मैच कैसा खेल रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन राजेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हैदराबाद। आतंकियों के लिए काल बनकर भारतीय सुरक्षा बल टूट पड़े हैं। बारामूला में बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की फिराक में बैठे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी और हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं अनंतनाग में एक आतंकी मारा जा चुका है, जबकि 2 आतंकी ड्रोन की नजर में आ चुके हैं, यानी इनका खात्मा भी तय है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खाई। बचे हुए आतंकियों पर मंडराता काल। 70 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी है। घने जंगलों में सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं। पीर पंजाल के जंगलों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक अपने बिल में छिपे कायर आतंकी की कब्र इन्हीं पहाड़ों में तैयार की जा रही है। एक आतंकी ढेर हो चुका है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कुछ देर पहले आसमान में मंडराते ड्रोन की पैनी नजर से बचने की कोशिश भी करते दिखाई दिए थे आतंकी। यहाँ ड्रोन अपने अभियान में जुटा हुआ है। आतंकी ठिकाने पर आग बनकर टूट पड़ा है। साफ है, सुरक्षा बल इन छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। आतंकियों की करतूतों के पीछे एक बात तो साफ दिख रही है कि वो पिछले 6 महीने से जिस तरह से पीर पंजाल की पहाड़ी और घने जंगलों में छिपे बैठकर सुरक्षा बलों पर हमला बोलते हैं, उससे साफ हो जाता है कि आतंकियों ने कश्मीर के दक्षिण में पीर पंजाल रेंज और उत्तर में शमशावरी रेंज पहाड़ियों में छिपने के लिए बिल बनाए हैं। ये नई रणनीति अब सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती है। खुफिया एजेंसी भी मानती है कि पीर पंजाल और शमशावरी जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है और उन्हें खत्म करने के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। जो पहाड़ियां आपको दिख रही है वो पीर पंजाल रेंज है और ये पीर पंजाल रेंज पिछले कई महीनों से मिलिटेंट्स के लिए एक हेवन का काम कर रहा है और आप समझ सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है ये और कितने घने जंगल हैं। अब आपको बता दें कि आतंकियों के इन कायराना हमलों के पीछे असल वजह है क्या। दरअसल पाकिस्तान भारत की बढ़ती साख से बहुत परेशान है। दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा चीन समेत पाकिस्तान को नहीं पच रहा। जानकारों के मुताबिक इन हमलों की टाइमिंग पर खास ध्यान देंगे तो इनका सच समझ आएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन किया क्यों, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं ने मेन मुद्दा जो था कि G20 का जो कामयाबी थी उसकी वजह से जो पूरे ग्लोबल लीडरशिप तारीफ कर रही थी, उस पूरे मुद्दे को हाईजैक करना और कश्मीर को एक इंटरनेशनल न्यूज़ में बनाए रखना, ये पर्पस था इनका सबसे मेन। अब आपको बताते हैं कि इन छिपे हुए आतंकियों को हथियार कहां से और कैसे मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को यह हथियार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भेज रही है। हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ये हथियार मेड इन चाइना है। इनमें पिस्टल, ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस जैसे हथियार भी शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों को चीनी ड्रोन की मदद से हथियार मुहैया कराए जाते हैं। इन आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खास डिजिटल मैप भी दिया जाता है ताकि ये आसानी से घुसपैठ कर सकें। पीओके में बैठे पाकिस्तानी आतंकी मौका मिलते ही हमला करने की फिराक में रहते हैं। इनके पास मौजूद इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस को डिकोड करना मुश्किल होता है। हमारे किसी भी शहीद की शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी। ये
सुरक्षा बलों के एक्शन से साफ समझना चाहिए, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर छिपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। केवल अनंतनाग में ही नहीं बल्कि कश्मीर में जहां कहीं भी आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 72 भूनों के पास पहुंचाने में हमारे सुरक्षा बल जरा भी देर नहीं कर रहे। 3 आतंकी एलओसी पार करने की कोशिश में बारामूला के उरी सेक्टर में मारे गए। सेना के बयान के मुताबिक 3 मिलिटेंट्स ने आज वी आवर्स में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जो सतर्क जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने जैसे ही मूवमेंट को देखा उन्होंने उन्हें चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करके उन पर फायरिंग कर दी जो चौकी पे मौजूद भारतीय सेना के सैनिक थे। तुरंत उसकी जवाबी कार्रवाई की गई और कई घंटों तक वहां एक्सचेंज ऑफ फायर चला और उसमें 2 जो है इन्फिल्ट्रेटर जो 2 मिलिटेंट्स थे उनको मार गिराया गया है। हालांकि तीनों आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन तीसरे का शव बरामद करने से पाकिस्तान की आर्मी लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा जिले में 13 आतंकियों की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। जाहिर है इन आतंकियों का अंत नजदीक आ गया है, क्योंकि ये नया भारत है, आज का भारत है। जो आतंकवादी गतिविधियां थी आप पहले की देख लीजिए और अब आज की देख लीजिए, नहीं के बराबर। आज हमने आतंकवाद को लगभग नेस्त नाबूद कर दिया है। सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। वैसे भी आज हम अब वो नहीं हैं जो पुराने थे। जाहिर है जब तक एक भी आतंकी अपने बिल में छिपा है वो समझ रहे कि उसका अंत भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों ही होना है, बच नहीं सकता। कश्मीर से रजत वोहरा और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर अब आपको बताते हैं कैसे पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों में मौजूद काली गुफाओं में आतंकी इतनी आसानी से ठिकाना बना लेते हैं। दरअसल आतंकियों के छिपने के लिए यहां प्राकृतिक गुफाएं इनकी सबसे बड़ी मददगार बनती हैं। यहां के पहाड़ों की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों जैसी ही है। यहां आसानी से किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। ये आतंकी ड्रोन और हैंडलर की मदद से हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से राजौरी के केसरी हिल्स में भी गुफाएं मौजूद हैं, जहां आतंकी अपना ठिकाना बनाते हैं। यहां करीब 12 से ज्यादा प्राकृतिक गुफाएं हैं। शोपियां में भी हिलकाका क्षेत्र से आतंकी आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते आए हैं। यही नहीं, गुरेज, किरण सेक्टर, गुलबर्ग में उस्ताद पोस्ट का रूट भी आतंकियों के लिए बड़ा मददगार बनता रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छोटी छोटी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया कई बार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। देश के अलग अलग शहरों में ऐसी ही खबरें आई हैं। लखनऊ, ठाणे और ग्रेटर नोएडा में हुए अलग अलग हादसों में 15 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है, हादसे कैसे हुए और अब क्या हालात हैं, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ये आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरें हैं। 3 छोटे बच्चे शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें हर जगह की एक जैसी हैं। लखनऊ, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, इन 3 शहरों में अलग अलग हादसों में बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अचानक आई इस आफत से अफरा तफरी मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कई जिंदगियां खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें एक परिवार के खत्म होने की गवाही दे रही हैं। परिवार के सभी लोग जब गहरी नींद में थे तभी घर की छत गिरी और नींद में ही सबकी जान चली गई। ये देखिए परिवार के लोग, दर्द देखिए, आंखों में आंसू है, विलाप है और किस तरीके से एक दूसरे से लिपट के उनके परिवार के लोग यहाँ पे रो रहे हैं। पूरा परिवार खत्म हो जाना ये इस वक्त की लखनऊ से सबसे बड़ी खबर है। सुबह की, रात की ये घटना, आप सोचिए जब ये छत गिरी होगी तो लोग रात को सो रहे होंगे, किसी को आवाज़ तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। सुबह जब इनके सहकर्मी सतीश चंद्र के
उनको जगाने पहुंचे यहाँ पर घर पे। दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तब शक हुआ तो पीछे के रास्ते से जाके जब देखा गया तो छत गिरी हुई थी और लोग नीचे दबे हुए थे। आलमबाग की पुरानी रेलवे कॉलोनी में हुआ। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। हादसे का पता उस वक्त चला जब सुबह मृतक के बेटे को उसका दोस्त बुलाने पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए तस्वीर